हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है कंपनी लॉ, जो कि सब्जेक्ट है बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 का। बीकॉम में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीकॉम में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास, ऑलमोस्ट सभी बच्चे हैं जिनके पास कंपनी लॉ एज अ मेजर सब्जेक्ट है। राइट, अगर मैं बात करूँ बीए, बीएससी और बीबीए कोर्स की, तो उन बच्चों के पास भी कंपनी लॉ सब्जेक्ट है, बट एज अ माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, मेजर उनके पास नहीं है, पर उनके पास माइनर सब्जेक्ट में कंपनी लॉ सब्जेक्ट हो सकता है। तो वो बच्चे भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आई कंपनी लॉ सब्जेक्ट की वीडियोस के लिए, तो आपकी बात को रखते हुए, आपकी उन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। राइट, और क्योंकि मैंने आपसे एक प्रॉमिस भी किया है कि जितनी भी मेरे से आपकी हेल्प हो पाएगी मैं वो करूंगा, जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ उतनी करूंगा, ठीक है, आपके लिए। तो उसी चीज को सब ध्यान रखते हुए मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आप एक चीज मुझे कमेंट में ही बताओगे कि आपका जो एग्जाम है ये सेकंड सेमेस्टर में कंपनी लॉ, ये आपका ओएमआर शीट पर होने वाला है या फिर आपका ये सब्जेक्टिव होने वाला है, या फिर हम कहें तो जो हम पूरी थ्योरी लिखते हैं उस तरीके से होने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव हो रहा है या फिर सब्जेक्टिव हो रहा है, इतना आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे एक आइडिया लग जाए किस तरीके से आपको वो सारे टॉपिक्स कवर कराते हुए चलना है। राइट, अगर ओएमआर होगा तब भी आपके ये सारी थ्योरी समझनी इंपॉर्टेंट है, आप इन थ्योरीज से थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे और आप अपने जो भी एमसीक्यूज आएंगे उनको कर पाएंगे। राइट, और अगर सब्जेक्टिव होगा तो आपके लिए तो ये बेस्ट है ही, क्योंकि हम इसमें पूरी थ्योरी कवर कर रहे हैं। जो भी लिखना होगा, जिस तरीके से लिखना होगा, कितना कंटेंट आपको लिखना है, वो सब चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगा। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर ओएमआर पे आया तो मैं हो सकता है आपको एमसीक्यूज भी कवर करवा दूं, या फिर इन थ्योरीज से ही आप सारी चीजें समझ जाओ और उन एमसीक्यूज को आप कर पाओ। ठीक है, फिलहाल बहुत बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं कंपनी लॉ के सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। जितने भी टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ वो सारे ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी ऐसी चीज मैं आपको कवर नहीं करवाऊंगा, ऐसी चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। ज्यादातर टॉपिक्स मैं आपको वही करवाऊंगा जो एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितने मार्क्स पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो हर एक चीज जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ के अंदर, या फिर जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं बाकी सारे सब्जेक्ट में, वो सब अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो कंपनी लॉ जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उसमें सबसे पहले हम जानने वाले हैं कंपनी का मीनिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कंपनी होती क्या, तो आप कहोगे सर कंपनी होती है कुछ लोग साथ मिलकर काम करते हैं, कुछ कैपिटल वो इन्वेस्ट करते हैं, पर्टिकुलर गोल की तरफ वो काम करते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट को अर्न करना। ऐसे मिलकर एक वो कॉर्पोरेशन अपनी बना लेते हैं जिसको कंपनी कहते हैं। ठीक है, वैसे बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते। राइट, एग्जाम में आपको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे मार्क्स भी लेने हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वहां पर आपको मार्क्स गेन करना है। तो ऐसे कुछ भी वहां पे लिखोगे नहीं, आप वहां पे प्रॉपर सब चीजें दोगे। क्या आपको लिखना है, क्या कंटेंट आपका रहेगा वहां पे लिखने के लिए, वो हम यहाँ पर पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। आपको लिखना क्या है? A company is the voluntary association of persons formed for the purpose of earning a profit with the investment of capital, which is transferable in shares of limited liability. तो क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी है वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्संस की, जो लोग हैं वो साथ मिलकर आगे बढ़े, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है। वॉलंटरी यानी कि उनके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, वो अपनी मर्जी से आगे बढ़े हैं। फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट, इस मकसद के साथ वो आगे बढ़े कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है। अब प्रॉफिट अर्न करना है तो उसमें क्या जरूरत पड़ेगा? विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कुछ कैपिटल वो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, जब पैसा लगाएंगे तभी तो बदले में उनको थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, बिना इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट कैसे हो सकता है? विच इज ट्रांसफरेबल इन शेयर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, और जिसकी जो शेयर्स हैं वो भी ट्रांसफरेबल है और कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है। इसको हम आगे जानेंगे। इट इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये इनकॉर्पोरेटेड है और रजिस्टर्ड है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनीज एक्ट के अंदर ये आती है। राइट, और एज एन आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि ये नेचुरल नहीं है, ये जो कंपनी है अपने आप इस दुनिया में नहीं है, इसको बनाया गया, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है और ये कंपनीज एक्ट के अंदर आती है। ठीक है, ये तो हो गया एक मीनिंग। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1) एंड 3(1)(2) इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो कंपनी का मतलब है कि कंपनी बनती है और रजिस्टर्ड होती है इस एक्ट के अंदर। एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स, अब एग्जिस्टिंग कंपनी क्या होती है? एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज लॉ। एक कंपनी या फिर एक एसोसिएशन जो भी हमारा कंपनीज एक्ट है उसके अंतर्गत वो आती हो या फिर उसमें रजिस्टर्ड हो, उसी को हम कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, मीनिंग भी आपको पता है, आपको पहले से ही पता था मीनिंग, लेकिन उसको अब लिखना कैसे वो आपको शब्द मिल गए। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन और मीनिंग आप अपने एग्जाम में एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजी है। राइट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1) एंड 3(1)(2) इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ये सेक्शन लिखने जरूरी है। ठीक है, अगर आप ये सेक्शन लिखते हो अपने एग्जाम में
वैसे ऐसा मैंडेटरी नहीं, लेकिन अगर आप लिखोगे तो इसमें आपको मार्क्स थोड़े और ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा होगा इंसान, उसको लगेगा कि हाँ वाकई में थोड़ी नॉलेज इस पर्सन को है जो इसने सेक्शन लिख दी है, ठीक है। तो अगर आप लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उस पर। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो इस 1956 जो हमारा कंपनीज एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट, इसके अंतर्गत बनी हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी हो। एग्जिस्टिंग कंपनी यानी कि वो जो एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956 उससे आने से पहले ही कोई कंपनी बनी हो, तो वो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं कंपनी। चाहे वो इस एक्ट के अंतर्गत बनी हो, इस एक्ट के आने के बाद बनी हो, या फिर इस एक्ट से पहले से ही कोई कंपनी चल रही हो, वो एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो उसी को हम कंपनी बोलते हैं, ठीक है। वही इन्होंने आगे बताया कि एग्जिस्टिंग कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज लॉ। तो इस 1956 एक्ट से पहले भी कोई और लॉ होगा, उसके अंतर्गत वो कंपनी बनी होगी, तो उसी को हम कंपनी बोलेंगे, राइट। तो ये हो गया मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। ये आपको शब्द मिल गए, आपको किस तरीके से आपके एग्जाम में लिखना है। तो ये दोनों ही मीनिंग और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स बहुत इजीली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2 to 5 मार्क्स आप मान के चलो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कंपनी से आप क्या समझते हैं, जिसमें आप ये मीनिंग और डेफिनेशन दोनों दोगे। 2 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ मीनिंग मीनिंग बता दो। 3, 4, 5 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप ये पूरा का पूरा कंटेंट जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो बिना किसी डाउट के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग हो गया हमारा। अब है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कह सकते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। अगर ये दोनों टॉपिक कंबाइन करके आपसे पूछे जाएंगे तो 5 to 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंपनी से आप क्या समझते हो, साथ में उसके फीचर्स भी एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये अगर दोनों टॉपिक साथ में पूछे जाएंगे तो 5, 6, 7 मार्क्स में बहुत इजीली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो जानते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं कंपनी के। नंबर 1 है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो हमने मीनिंग जब जाना कंपनी का तो पहली लाइन में यही जाना कि पर्सन का एसोसिएशन है, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल कंपनी को नहीं बना सकता। अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहा है तो उसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए, पब्लिक कंपनी बनाने जा रहा है तो उसमें कम से कम 7 लोग होने जरूरी है, लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल कंपनी को नहीं बना सकता। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो इनकॉर्पोरेट हो गई है तो, ठीक है। तो यही पहला फीचर हमारा कहता है, इसको पढ़ते हैं समझो चलते हैं। A company is an incorporated or registered association of persons, ठीक है। वही बात कि persons के एसोसिएशन से ये कंपनी बनती है, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल इसको नहीं बनाएगा। अंडर द कंपनीज एक्ट नो सिंगल इंडिविजुअल कैन फॉर्म अ कंपनी, वही चीज। अ मिनिमम नंबर ऑफ 7 पर्सन्स कैन फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी आपको खड़ी करनी है तो वहां पर 7 लोग कम से कम होने चाहिए। while a number of 2 persons can form a private company। और अगर आपको प्राइवेट कंपनी खड़ी करनी है तो वहां पर कम से कम 2 लोग होने चाहिए। इट्स रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल, और उसका रजिस्ट्रेशन भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला फीचर, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नंबर 2 फीचर हमारा आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ये अपने आप इस दुनिया में नहीं आई। जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो अपने आप से इस दुनिया में नहीं आई थी, इसको बनाया गया था। किसने बनाया था, बहुत सारे लोगों के एसोसिएशन ने। तो यही है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी इज दैट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो यही इसका फीचर है कि जो कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि लॉ के एसोसिएशन से तो बनी है, लेकिन उन्होंने एक लॉ को अपने दिमाग में रखा, उस लॉ को देखते हुए उन्होंने वो कंपनी फॉर्म करी। इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट्स बर्थ इज नॉट अ नेचुरल बर्थ। इसको आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला गया क्योंकि ये अपने आप नेचुरली इस दुनिया में नहीं आई थी, इसको बनाया गया था उस लॉ को देखते हुए लोगों के एसोसिएशन के थ्रू। इट इज कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन विच कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको लीगल पर्सन भी कंसिडर किया जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स में आती है। possesses प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम, इसका अपना एक नाम होता है, इसकी खुद की एक लीगल एंटिटी होती है। sue एंड कैन बी sued बाय अदर्स, ये किसी पर केस भी कर सकती है और कोई और इस पर केस भी कर सकता है क्योंकि ये एक लीगल एंटिटी है। भले ये नेचुरल पर्सन नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन तो ये है, इसका अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो केस भी अगर ये किसी पर करना चाहे तो कर सकती है कंपनी के नाम से, और कंपनी कोई और इस पर केस करना चाहे तो वो भी इस पर किया जा सकता है, ठीक है। तो नंबर 2 हमारा फीचर हो गया आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 फीचर की तरफ जो कि है सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो कंपनी है उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वो अपने नाम पर कोई भी चीज खरीद सकती है, कोई भी चीज बेच सकती है, कोई भी उस पर केस कर सकता है, ठीक है। वो किसी पर केस करती है तो उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वही ये फीचर कह रहा है। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। The company acquires a separate legal entity after it is incorporated, which is distinct from its members। तो एक बार अगर ये incorporate हो गई उसके बाद इसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। अपने मेंबर जो भी इसके मेंबर्स जिनसे मिलकर ये कंपनी बनी है, जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है, उनसे ये बिल्कुल अलग होती है। इसकी एक सेपरेट अलग अपनी एंटिटी होती है।
एज अ रिजल्ट अ कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इसी वजह से ये जो कंपनी है ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, अपने नाम से कोई भी चीज खरीद सकती है, बेच सकती है, बाय प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, बोरो और लैंड मनी, चाहे पैसा लेना हो चाहे पैसा देना हो, ओपन अ बैंक अकाउंट, फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी, वही सब चीजें कि केस किसी पर भी कर सकते हैं, कोई भी इस पर केस कर सकता है, क्योंकि मेंबर से इसका कोई मतलब नहीं, मेंबर से बिल्कुल अलग है, भले ही मेंबर से मिलकर बनाई हो लेकिन इसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। Likewise, others also files a suit against the same company, और इसी कंपनी पर कोई और केस भी कर सकता है। In other words, a company can also such acts which a natural person would do in the course of his business। तो ये सारे वो एक्ट कर सकती है जो कोई नेचुरल पर्सन कर सकता है इस कोर्स में आके या फिर इस बिजनेस में, ठीक है। तो ये एक अलग ही पर्सन है जो उन मेंबर्स से बिल्कुल अलग है, राइट। तो ये था हमारा नंबर थर्ड फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। बढ़ते हैं फोर्थ फीचर की तरफ जो कि है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि जितने भी मेंबर्स हैं जिनसे मिलकर वो कंपनी बनी थी, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उनको कुछ भी हो जाए, वो कंपनी छोड़कर चले जाए, उनकी डेथ हो जाए, वो पागल हो जाए, वो उनको कुछ भी हो जाए, ठीक है, कोई भी इंसॉल्वेंसी वगैरह हो, लेकिन वो जो कंपनी है वो कॉन्टिन्यूअसली चलती ही रहेगी, ठीक है। तो यही हमारा फीचर है कंपनी का, परपेचुअल सक्सेशन। इसको पढ़ते हैं और समझते चलते हैं। परपेचुअल सक्सेशन इज एन अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर। तो जो इसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेगी किसी भी शेयर होल्डर पर या फिर किसी भी डायरेक्टर पर, वो कंटिन्यूअसली चलती ही रहेगी चाहे उनको कुछ भी हो जाए। द शेयर होल्डर्स और द डायरेक्टर्स माइट चेंज बट द कंपनी गोज ऑन। जो शेयर होल्डर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं वो भले ही चेंज हो जाए, ठीक है, वो पुराने वाले जाएंगे, नया आएगा कोई, लेकिन वो जो कंपनी है वो ऐसे ही चलती रहेगी। डेथ, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेसी ऑफ इट्स मेंबर्स हैज नो इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। जो उस कंपनी के मेंबर्स हैं, चाहे वो कितने ही कर्जे में चले जाएं, ठीक है, चाहे वो पागल हो जाए, चाहे उनकी डेथ हो जाए, लेकिन उस कंपनी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उसकी एग्जिस्टेंस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन। चाहे कोई मेंबर आए चाहे कोई मेंबर जाए, लेकिन वो कंपनी लगातार चलती ही रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा फीचर नंबर फोर्थ, परपेचुअल सक्सेशन। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट फीचर की तरफ जिसका नाम है कॉमन सील। तो कॉमन सील फीचर में क्या होता है, जो कंपनी है, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने खुद के सिग्नेचर किसी भी डॉक्यूमेंट पर नहीं कर सकती, ठीक है। तो उस कंपनी की एक सील बनाई जाती है जिस पर कंपनी का नाम होता है, हम बेसिकली उसको स्टैंप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो उसका सिग्नेचर हो गया उस कंपनी का, जिसको हम सील बोलते हैं, राइट। तो जिस भी कंपनी के डॉक्यूमेंट पर वो सील लगेगी वो उस कंपनी का यानी कि उस आर्टिफिशियल पर्सन का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो यही है कंपनी सील, इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। A company is an artificial person so it cannot put its signature on a document। ये हम एक आर्टिफिशियल पर्सन तो कह रहे हैं, लेकिन ये वो इंसान नहीं है जो चल फिर के अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करके एक सिग्नेचर कर सके, ठीक है। तो कंपनी भले ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसका जो सिग्नेचर होगा वही वो कॉमन सील बनाई जाती है जो डॉक्यूमेंट्स पर लगाई जाती है। दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी अंडर लॉ दैट एवरी कंपनी मस्ट हैव अ कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड अपॉन इट। तो ये कंपनी लॉ जो है हमारा वही कहता है कि मैंडेटरी है हर एक कंपनी के लिए कि उसकी एक कॉमन सील होनी चाहिए जिसपे उसका नाम हो। द कॉमन सील इज द सिंबल ऑफ द कंपनीज आइडेंटिटी एंड इट इज एज गुड एज अ सिग्नेचर। और जो कंपनी है, जो कॉमन सील है, वो कंपनी की आइडेंटिटी होती है, जो सिंबल उनके पास होता है, राइट। और ये सिग्नेचर जितना ही अच्छा है, व्हेन इट पुट इट सील ऑन अ डॉक्यूमेंट कंपनी बिकम्स बाउंड बाय कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जब भी वो सील किसी डॉक्यूमेंट पे लगेगी तो कंपनी जो है बाउंड हो जाएगी कि वो जो डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। As per the Companies Amendment Act 2015, now for a company to have common seal is not mandatory। लेकिन अगर हम Companies Amendment Act 2015 के अकॉर्डिंग देखें तो अब कंपनी के पास कॉमन सील होनी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कॉमन सील का जो फीचर था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन करने वाले करते हैं और ना करने वाले उसको नहीं करते, ठीक है। मैंडेटरी वाली चीज नहीं है कि नहीं करोगे तो कुछ फाइन जाएगा या फिर कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो ये थे कुछ फीचर्स कंपनी के। कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और हमने यहाँ पर जाना कंपनी का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक किस तरीके से पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर टॉपिक सिर्फ आपसे पूछा जाए कि कंपनी का मीनिंग बताओ, तो आप सिर्फ कंपनी का मीनिंग और डेफिनेशन वहां पर दोगे। डिपेंड करेगा कितने मार्क्स में आपसे पूछा गया है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में भी अगर आपसे पूछा गया तो वो मीनिंग और डेफिनेशन दोनों चीजें वहां पर दोगे। दोनों टॉपिक अगर आपसे कंबाइन करके पूछे जाते हैं कि कंपनी क्या होती है वो भी बताओ, साथ में उसके फीचर्स को भी एक्सप्लेन करो, तो 7 मार्क्स 8 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सारे कंटेंट आपको लिखने पड़ेंगे, जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर दी है लिखकर वो आपको लिखनी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो वीडियो के वापस पीछे जाकर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आप खुद के नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।